हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया था, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, यानी कि पूरा बेसिक था इस चैप्टर का, राइट। तो वो वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना यार, उसके बिना पूरे चैप्टर में समझ में कुछ नहीं आएगा अदरवाइज। सो आज सिर्फ जानना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज, लेट मी टेल यू ऑल्सो, अगर हम बात करते हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये होता क्या है, ये कितनी तेजी से यानी कि कितने कॉन्सेंट्रेशन पे पर यूनिट टाइम कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कितनी स्पीड से हो रही है, फॉर एग्जांपल कुछ होती हैं बहुत फास्ट रिएक्शंस, कुछ होती हैं बहुत स्लो रिएक्शंस, बट हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ उसका निकालते हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं, दैट इज ना बहुत ज़्यादा तेज ना बहुत ज़्यादा धीरे, ठीक है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम रखते हैं, सो दैट वील गेट टू नो कि कोई रिएक्शन कितनी ज़्यादा टाइम ले रही है एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वो होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसी में कुछ फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर्स सबसे ज़्यादा मेन होते हैं, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया था, दैट इज टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट। लेकिन सिर्फ उतने ही फैक्टर्स नहीं होते हैं जो इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, होते कई ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल 6 फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है हमारा कैटलिस्ट, नेचर रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कितनी लाइट में है और कितने सरफेस एरिया में है। ये 6 फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन कितने तरीके से हो सकती है। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग आर ऑफ बेसिकली 6 टाइप, यहाँ पे 4 लिखे हैं, इसमें 6 होंगे, जिनमें से एक होता है आपका सरफेस एरिया वाला एंड एक होता है लाइट यानी कि इंटेंसिटी। ओके, चलो फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे ज्यादा दो ही पे डिपेंड करता है, एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, एक होता है टेम्परेचर। इन दोनों में जिस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो पूरी तरीके से वेरी करता है, यानी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी ज्यादा टाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम में इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नाउ when we talk about concentration, तो the rate of reaction of a chemical reaction at a given temperature may depend on the concentration of one or more reactants. For example, कोई reaction लिखी है, just an example, NaCl plus AgNO3 will give out NaNO3 plus AgCl. Now अगर ये reaction है हमारे पास, तो ये रिएक्शन कितने इसमें रिएक्टेंट्स हम लोग को दिख रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे तो 2 रिएक्टेंट हैं, तो या तो एक रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर सकता है कि भाई इसमें जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये कितना ज्यादा या कम है, या फिर ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये कितना ज्यादा या कम है, या फिर इन दोनों पे ही डिपेंड कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंडेंट है एंड इन दोनों पे भी डिपेंडेंट है ये। सेकेंड, समटाइम्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है इस पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ना। बोथ दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर दोनों की ही बातें करेंगे जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, तो सबसे ज़्यादा डिटेल में इसकी बात वहीं पे होगी, क्योंकि ये हमेशा एक श्योरिटी नहीं होती कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ही करेगा या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही करेगा। एंड सेम विथ टेम्परेचर, यहाँ पे अश्योरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे ये दोनों चीज़ें डिपेंड करने लगती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। Next, some foreign substances, example catalyst. Now for an example, what is a catalyst? Catalyst होता है जो rate of reaction को increase करता है without taking part in it, right? तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एक तरीके से, जैसे आपको फॉर एग्जांपल स्कूल से घर जाना है, ठीक है, तो या तो आप पैदल जा सकते हो, और अगर आपको आपके पेरेंट्स ने फॉर एग्जांपल बाइक या स्कूटी दे दी है तो क्या होता है, आप जल्दी चले जाते हो, राइट। डिस्टेंस वही है, आप वही चीज़ कम टाइम में कर रहे हो, क्योंकि आपको एक कैटलिस्ट दे दिया गया है, आपको एक ऐसी चीज़ दी गई है जो आपकी टाइम की बचत कर रहा है, राइट। तो ये भी सेम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और ये खुद पार्टिसिपेट कभी नहीं करता। सबसे अच्छे कैटलिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब होते हैं, तो ये लोग ऐसे काम करते हैं। मान लो कोई कैटलिस्ट हम लोगों ने किसी रिएक्शन में डाल दिया, इसी में चलो मान लो प्लैटिनम हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि अब कम टाइम में बहुत तेज रिएक्शन होने लगेगी पूरी, राइट। इस कैटलिस्ट का वैसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन में, लेकिन
अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज हैं, अगर इसी कैटलिस्ट को हमने डाला है तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि उसके रेट में थोड़ा फर्क आ जाए, राइट। तो यही होता है कि किसी भी फॉरेन सब्सटेंसेस दैट इज कोई बाहर के सब्सटेंसेस अगर ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है उसका फर्क भी रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ जाए। और ये सभी मिला के किसके अंडर में आते हैं, ये आते हैं कॉन्सेंट्रेशन के अंडर में, कि अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर रहा है फॉर एग्जांपल, या कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है, और या फिर कॉन्सेंट्रेशन किसी कैटलिस्ट की वजह से भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो ये पूरा काम होता है कॉन्सेंट्रेशन का। नेक्स्ट होता है हमारा कैटलिस्ट। अगेन कॉन्सेंट्रेशन में भी कैटलिस्ट हो सकता है एंड कैटलिस्ट सेपरेट भी हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन में कैसे हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अगेन प्लैटिनम को ऐड किया, तो हो सकता है प्लैटिनम पर्टिकुलरली उसी एलिमेंट की वजह से वहां पे कोई चेंज आया हो। नाउ अगर कोई अलग कैटलिस्ट है, अदर कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज को भी शो कर दे रहा है, राइट, तो वो वाले कैटलिस्ट को यहां पे एकदम डिफाइन किया जाता है। For example, generally catalyst increases the rate of reaction. In fact, not generally, all the time catalyst rate of reaction increase करता है. Why? Generally is written over here is क्योंकि कई टाइम पे catalyst as a promoter work करने लगता है, उसके और भी बहुत ज़्यादा benefits हो जाते हैं, ठीक है। तो generally तो खैर rate of reaction के लिए ही लिया जाता है। Catalyst itself not consumed in the reaction. Again, वो खुद तो participate करता नहीं है, but in case of equilibrium reactions, a catalyst increases the rate of both forward and backward reaction equally. आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। मैंने बोला था कि कोई भी रिएक्शन कभी भी 99% रिएक्शंस जो होती हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, कभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती हैं। ये मैंने आपको एक ग्राफ से भी शो किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ, ये इस तरीके से कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन इस तरीके से है, तो ये एक टाइम के बाद ऐसे हो जाती है, दैट इज कॉन्स्टेंट हो जाती है, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, राइट। तो अगर कोई रिएक्शन अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है, अच्छा इक्विलिब्रियम होता क्या है, जो दोनों साइड एक चीज कर देता है। फॉर एग्जांपल वहां पे भी एग्जांपल था हमारा हेबर्स प्रोसेस, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जो होता है N2 plus H2 gives out with reversibility sign 2NH3। अमोनिया नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस देता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, एक्सोथर्मिक होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल रही है, यानी कि ये दोनों रिएक्टेंट्स ऐड करके वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट, एंड अगर इस प्रोडक्ट को हम ब्रेक कर दे तो वापस से रिएक्टेंट मिल जाएगा, राइट। ये होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि रेट ऑफ अगर हम कैटलिस्ट को डालते हैं, ऑल्दो इस रिएक्शन में भी एक कैटलिस्ट यूज होता है, ये 10th का ही है अगेन। नाउ फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन को लेके करते हैं, राइट। तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इसमें हो क्या रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करके अमोनिया बना रहा है। ये हेबर्स प्रोसेस होता है जो आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, इंडस्ट्रियल मेथड होता है। सो इन दोनों को ऐड करके अगर ये बन रहा है तो इसमें एक कैटलिस्ट भी डाला जाता है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है फाइनली डिवाइडेड आयरन। ऑल्सो यहाँ पे एक प्रमोटर भी यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम, यहाँ पे एक प्रमोटर भी यूज होता है, साथ में कैटलिस्ट भी यूज होता है। तो ये कर क्या रहा है, ये क्या सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को अकर कर रहा है, यानी कि क्या इन दोनों से हमेशा यही बन रहा होगा, नहीं, ये बैकवर्ड रिएक्शन को भी उतना ही ज्यादा फॉलो करता है और उसी तरीके से उसको भी काम करवाता है। यानी कि रिएक्टेंट से मिलके कहता है प्रोडक्ट बनाओ, तेज कर दो, यानी कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बन रहा है उसको भी ये तेज कर देता है। सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों ही तरीके से काम आता है। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट, अ कैटलिस्ट कैन नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पॉइंट। कभी भी कैटलिस्ट उस इक्विलिब्रियम पॉइंट जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम बनने के बाद कैटलिस्ट अपनी पावर फिर से दिखाने लगे और वापस से किसी रिएक्शन को और ज्यादा फोर्स करने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को तब तक अकर कर रहा होता है जब तक अनलेस एंड अनटिल वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन नहीं कर लेता, ठीक है। सो in the presence of a catalyst only equilibrium is attained quickly. So this is the main work of a catalyst कि वो सिर्फ equilibrium condition को अकर करने के लिए पूरा काम कर रहा होता है। Once it is achieved उसके बाद उसका काम वहां पे खत्म हो जाता है। Now the equilibrium concentration of reactants and products remain same in the presence or absence of a catalyst. Same thing.
अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो पूरी कंडीशन उस टाइम पे बनी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब उसका इक्वल साइन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट आएगा, सो दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई रिएक्शन जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक रिएक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल आयरन आपने लिया और रख दिया, तो क्या उसमें 1 से 2 दिन में रस्ट लग जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट टेक ईयर्स एक्चुअली, कम से कम साल लग जाते हैं उसको उसमें रस्ट लगने में, राइट। तो सिमिलरली कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, जैसे कि ये NaCl वाली इक्वेशन, इसमें क्या होता है तुरंत क्योंकि आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन क्या होती है? जो आयंस के फॉर्म में होती है, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली NaCl प्लस AgNO3 will give out NaNO3 plus AgCl, right? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है? Na is what? It is positive ion, whereas Cl is negative ion. Ag is what? Positive ion and NO3 is what? Negative ion. तो ये आयंस के फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे। जब भी यार कोई चीज आयंस के फॉर्म में होती है तो वो आयनिक रिएक्शन बनाती है। अब जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, ये बहुत छोटा सा वीडियो है बट ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। अदरवाइज आप जब आगे कोई भी रिएक्शन, आप आगे इसी चैप्टर में कोई चीज़ पढ़ोगे तो यू मे गेट कन्फ्यूज कि अरे यार ये क्यों हुआ। एंड अगेन ये तो मैम आप सारे वीडियो में कहती हैं, लेकिन ये सच बात है। आप एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। आप आगे जाके कॉन्सेंट्रेशन नहीं डिफाइन कर पाओगे, टेम्परेचर नहीं डिफाइन कर पाओगे कि क्या चेंजेस आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आगे, ठीक है। सो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन आप जान गए होगे, तो उसी से ये सारी चीज़ें हैं। नाउ ओके, नो मोर लेक्चर्स। सो ये होते हैं, ये दोनों ऐड करके ये चीज़ें बना देते हैं। अब जब ये चीज़ें बन जाती हैं तो एक आयनिक रिएक्शन हो जाती है। तो अगेन पिछले वीडियो की बात करते हैं, उसी में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि एक रिएक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इरप्शन होना वॉल्केनो का, राइट, तो बहुत तेज़ी से हो जाती है। तो जो रिएक्शन हो रही होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, राइट। तो लेकिन जो मॉडरेट रिएक्शन होती है, तो नेचर ऑफ रिएक्शन देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रही है। कुछ रिएक्टेंट्स हैं जो आयनिक हैं, कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो हमारे कोवेलेंट होते हैं, जो आपने हेबर्स वाला पढ़ा वो कोवेलेंट वाले थे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन रेट जो होगा वो तेजी से होगा, धीरे से होगा या मॉडरेट होगा। नाउ क्लियर? चलो लेट मी रेज इट एंड लेट्स रीड इट आउट। In a reaction, some new bonds are formed and some bonds are broken up. किसी भी रिएक्शन में न्यू बॉन्ड्स बनते हैं और टूटते हैं। अभी जो इक्वेशन लिखी सिमिलरली वही बात है भाई। NaCl का बॉन्ड टूटा, NaNO3 के पास चला गया, राइट। AgNO3 का बॉन्ड टूटा और वो AgCl के पास चला गया। तो नए बॉन्ड्स, मतलब पुराने बॉन्ड्स तोड़ के नए बॉन्ड्स में चले गए। मैम मुझे कुछ अपनी याद आ गई, मेरे भी पुराने बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बन गए थे, भूल जाओ उसको। चलो, सो द एनर्जी ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स इज डिफरेंट। अलग अलग बॉन्ड की अलग अलग एनर्जी होती है ना। बॉन्ड यू नो, वो वाले के अलावा भी और भी बॉन्ड्स होते हैं दुनिया में, यू नो, जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वेयर एज कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा ईजी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट, राइट। तो जिस तरीके से बॉन्ड बने होंगे उस पर भी डिपेंड कर रहा होगा कि भाई बॉन्ड अगर इलेक्ट्रोवैलेंट है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा तेज़ी से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगने लगेगा, राइट। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। Now, the energy different bonds is different, therefore rate of reaction depends upon the type of new bonds formed and bonds broken up during the reaction. किस तरीके का बॉन्ड है, वो कितना टाइम ले रहा है टूटने में, बनने में, तो वो होता है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब मान लो आयनिक रिएक्शन है, तो आयनिक रिएक्शन में आयंस है, जल्दी जल्दी भागेंगे, राइट, तो इक्वेशन जल्दी होने लगेगी, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसका अपना एक रीज़न होता है। तो नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। तो नेचर पे आप क्या याद रखोगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड है बेसिकली नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप टेम्परेचर फिर से आप पढ़ोगे आगे जाके, टेम्परेचर इसी चैप्टर में ही पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह में, तो उस टाइम पे भी आपको पता होना चाहिए। सो नाउ व्हाट अबाउट टेम्परेचर? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजुअली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज यूजुअली, ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज ये हमेशा नहीं होता है और आपको यही अभी तक याद भी रखना है कि ये नहीं होता है हमेशा,
राइट क्योंकि अभी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ डिक्रीज भी होता है, कहाँ कहाँ इंक्रीज भी होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वो सब पूरा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं ये होने के कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन ऑल्सो। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी दो केमिकल को हम लेके हीट कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो वो तेज़ी से हीट हो रहा है तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट तुरंत बनता जाएगा रिएक्टेंट से, करेक्ट। तो ये वही बात है कि जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने लगता है, उतना तेज़ी से होने लगता है पूरा काम, ठीक है। सो it is, why this happens, it is due to in the number of effective collision। now ये थोड़ा डार्क कलर से लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस है कुछ कि ये जो आपने बात बोली कि ज़्यादातर ऐसा होता है, तो ऐसा ज़्यादातर क्यों होता है, राइट, ठीक है, ऐसा होता है, हमें भी पता है, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो रीज़न ये होता है बच्चों, अगर हम टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ा रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल किसी दो चीज़ों को हमने लिया, दो एलिमेंट कंपाउंड्स को लिया, हीट कर दिया, तो उनके बीच में क्या होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। व्हाट इज कोलिजन? कोलिजन होता है टकराना। अब जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तभी तो भाई प्रोडक्ट बनता है और ये सारी चीजें होती हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने लगता है, और ज्यादा होने लगता है, और ज्यादा पार्टिकल्स टकराने लगते हैं, और रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। इज दिस थिंग क्लियर? So how will you define temperature? That generally the temperature increases with an increase in the rate of reaction. Yeah, generally the rate of reaction increases with the increase in the temperature. But because why this happened? Because of the increase in the collision between the particles of the particular compound. Is this thing clear? So ये होता है temperature की पूरी कहानी, ठीक है। Next, surface area of reactants. Now this is again something that you know, but you have to know the reason behind that. सरफेस एरिया के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप चाय पीते हो, सब लोग चाय पीते हैं, सब लोग पीते हैं चाय, सिंपल सी बात है। सो हाँ मैम रिपीट मोड पे लग गया था क्या? नहीं। तो चाय में चीनी डालते हैं, राइट, बिना चीनी के तो चाय नहीं पीते हैं हम लोग, चाय में चीनी डालते हैं, बता देना चाय एडिक्टेड हो तो, ठीक है। तो उसमें जब हम चीनी डालते हैं तो क्या बड़े बड़े चीनी के बड़े बड़े पत्थर लेके आते हैं, स्टोन्स टाइप की चीनी लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स लेके आके चीनी डाल देते हो ऐसे? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, राइट। क्रश्ड फॉर्म में डालते हैं हम लोग उसको, फाइन। क्या हम बड़ा वाला चीनी का रॉक डालेंगे, शुगर रॉक डालेंगे, तो क्या वो घुलेगा नहीं, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा? होगा। हम छोटे चीनी के पार्टिकल्स डालें और बड़े चीनी का पार्टिकल डालें, तो दोनों में से कौन ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा? आंसर बताइए, आंसर सोच लीजिए। आई नो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा और करेक्ट आंसर भी आया है। उसके लिए मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ वो होता क्यों है। इफ अ रिएक्टेंट और अ कैटलिस्ट इज सॉलिड, हाँ वन मोर थिंग कि ये जो आपका सरफेस एरिया वाली बात है ये मोस्टली होगी आपकी सॉलिड वाली कंडीशन में, ठीक है। जब पार्टिकल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया शुगर का, सो दैट इज व्हाट, दैट इज इन अ सॉलिड स्टेट। सिमिलरली सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। इफ अ रिएक्टेंट और अ कैटलिस्ट इज सॉलिड, अगर है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। नाउ द एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू इज कि आप ले लो शुगर के पार्टिकल्स, राइट। तो मान लो ये है शुगर के पार्टिकल्स, छोटे छोटे चीनी के पार्टिकल्स, कैसे बनाऊं, ठीक है, ये छोटे छोटे चीनी के पार्टिकल्स। इसी के साथ अभी मैं बोलूं कि एक बच्चों बड़ा सा चीनी का पार्टिकल है ना, दिस इज द शुगर्स रॉक। तो अब देखो सरफेस एरिया क्या है, जब इसको मैंने डाला इस चाय वाले कप में, ठीक है, और मैंने इसको भी डालना है इस चाय वाले कप में, ठीक है, मतलब आप लोग मेरी आर्ट पे फोकस कर सकते हैं, इट इज वेरी गुड। सो इस चाय में जब हम लोगों ने ये पार्टिकल डाला तो हुआ क्या कि इसने पार्टिकल ने सरफेस एरिया इसका कैसा था कि इस वाले में पूरी तरीके से, देखो बाहर का सरफेस एरिया कैसा है कि पूरी तरीके से जो हमारी चाय है वो क्या हो जाएगी, इसको डिसॉल्व कर लेगी। भाई पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, अब ये चाय में डला तो इसका पूरा बाहर का सरफेस एरिया आया और अंदर चला गया, और मतलब सरफेस एरिया क्या हुआ आप समझे, चाय ने पूरी तरीके से घेर लिया इसको आसपास से,
तो इसका सरफेस एरिया बाहर का बड़ा था ना। अगर हम बात करें, कंफ्यूज मत होना क्या इसका सरफेस एरिया मैम ज्यादा है, नहीं बेटा, वो तो अंदर से उसका इनसाइड सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। छोटे वाले पार्टिकल्स के बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा है, बाहर से आके चाय ने उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया और वो डिसॉल्व जल्दी हो गई। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ग्रेटर पार्टिकल, इसमें क्या होगा, इसमें बाहर का सरफेस एरिया नहीं, अंदर का सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत टाइम ले लेगा अंदर तक जाने में, उसके पार्टिकल को अंदर तक जाने में पार्टिकल के वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। इसीलिए वी यूज दिस शुगर पार्टिकल एंड नॉट दिस। इज दिस थिंग क्लियर? चलो और समझाती हूँ मैं, और अच्छे से समझाती हूँ डेप्थ में। तो कहाँ तक पढ़ लिया था? रिएक्टेंट कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सरफेस एरिया फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव। याद करो मैंने आपको अभी भी बताया हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन, आई मेंशन्ड देयर फाइनली डिवाइडेड आयरन, आई डिड नॉट रोट आयरन ओनली, राइट। और ये बहुत जगह होता है, हम लोग लिख देते हैं प्लैटिनम एंड ऑल, तो लेकिन काफी जगह डिवाइड, फाइनली डिवाइडेड इन द सेंस उसको टुकड़ों के पार्ट्स में करके डालते हैं, तो वो और ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टिवली इंक्रीज करने लगता है। गॉट माई पॉइंट? ओके। सो फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट को डालना ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वन। द पल्वराइज्ड वुड बर्न्स, नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल, this is basically an example. The pulverized wood burns more readily than a wood piece. What is pulverized? What is pulverized? मैम एग्जाम्पल अच्छा लिखाएंगे लेकिन होता क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज पल्वराइज्ड? इट इज क्रशिंग, यू कैन से पल्वराइज्ड इज व्हाट? क्रशिंग। पल्वराइजेशन इज क्रशिंग, बेसिकली मैंने पल्वराइज बताया क्रश करना, ठीक है, वो वाला क्रश नहीं, आपका वाला ऐसे वाला क्रश, ठीक है। तो पल्वराइज्ड इन द सेंस कोई चीज टुकड़ों में डाल देना, पल्वराइज्ड चीज में डाल देना, ठीक है। पल्वराइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्रशिंग समथिंग, ठीक है। तो जो पल्वराइज्ड वुड होती है दैट इज जो क्रश्ड वुड होती है। अब जो मान लो एकदम वुड क्रश कर दो इन द सेंस आपने देखा होगा बहुत बार, कई बार हवन, हाँ याद आ गया, हवन वगैरह में जैसे आपने देखा है ऐसे वो वुड ही तो होती है, क्या होता है वो जो उठा के हम लोग डालते हैं, वो कई बार क्या होता है दैट इज मेड अप ऑफ वुड ओनली, ठीक है। और कुछ लकड़ियां भी होती हैं। अब मुझे बताओ वो जो आपने वुड के पल्वराइज्ड वुड डाली है वो ज्यादा जल्दी उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा या फिर जो आपने वुड का ब्लॉक डाला है वो? इमेजिन इट। तो मेरे ख्याल से तो भाई पल्वराइज्ड वुड है। सो द पल्वराइज्ड वुड बर्न्स मोर रैडली, बहुत ज्यादा तेजी से जलेगी एज कंपेयर टू द वुड पीस। वाई? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट आई हैव गिवन यू इन द शुगर पार्टिकल। वही सेम रीजन यहां पे लग जाता है। गॉट माई पॉइंट? ओके। It is due to the increase in the surface area of the pulverized wood. Similarly यहाँ पे भी surface area बढ़ता है और for example फायर है, आग लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा आसपास से, उसका surface area बढ़ गया, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपको भी पता है कुछ रिएक्शंस, दिस रिएक्शन विल ओनली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज जब कोई रिएक्शन लाइट के टाइम पे हो रही है तभी ये चीज होगी, हर रिएक्शन में नहीं होता है, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इसी तरीके से काम करती है, राइट। जैसे कि सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आपको पता होगा भाई, कभी भी लाइट से रिलेटेड कोई चीज आती है तो फोटो वाला वर्ड आ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सच रिएक्शंस डू नॉट अकर इन द डार्क, वो रिएक्शंस कभी भी डार्क में नहीं होते। तो ये भी बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी डिपेंड कर रही है, राइट। आपने अपने घर में 10 वॉट का बल्ब लगाया है या 50 वॉट का बल्ब लगाया है या 100 वॉट का बल्ब लगाया है, वो डिपेंड करता है ना उसी पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सिमिलरली अगर कोई लाइट वाली बात हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल H2+Cl2 गिव्स आउट 2HCl, तो ये जो गिव्स आउट वाला साइन है यहाँ पे, इसके ऊपर Hµ भी लगता है, राइट। Hµ फोटॉन्स के प्रेजेंस में हो रही होती है, तो लाइट के प्रेजेंस पे ये रिएक्शन होती है। सो दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे लाइट इंक्रीज कर रही है तो लाइट ज्यादा है, दैट मीन्स रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा। लाइट कम है, डार्क है, डार्क में क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा, तो लाइट भी एक कह सकते हैं हम लोग फैक्टर होता है। जब लाइट वाली रिएक्शंस की बात हो रही होगी तो लाइट इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो दीज आर द ऑल फैक्टर्स, यही मेन फैक्टर्स होते हैं। और सबसे मेन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, इट इज वन ऑफ अ वेरी
छोटा छोटू काइंड ऑफ वीडियो, लेकिन इसमें जो बात है वो थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन में आ जाती है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क ये जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत आती है। टेम्परेचर बताइए किस तरीके से, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या ये शॉर्ट आंसर्स में आ जाएगा कौन कौन से फैक्टर्स से डिपेंड करता है, गिव रीजन में आ सकता है, क्यों इस पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 6 फैक्टर्स मैंने बताया। द फर्स्ट वन इज योर कैटलिस्ट, टेम्परेचर, concentration of reactants, nature of reactants, surface area of the reactants and light intensity। तो ये थे हमारे कुछ factors affecting rate of reaction affecting rate of reaction। So that's it for today। मिलते हैं next वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एंड भयानक वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देख लीजिएगा उसको भी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।